हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमने टॉपिक करना है वो करना है आपका कॉम्पटन इफ़ेक्ट। इससे पहले हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक कर लिया था। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कॉम्पटन इफ़ेक्ट में आपको डायग्राम बताना है मुझे, ठीक है, कि इसका डायग्राम कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी यूज़ होएंगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया, आपका एक्सरे का सोर्स लिया है, जिससे आपकी एक्सरे बीम इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई, एक मिनट, यहाँ पर हो गई आपकी इंसिडेंट एक्सरे। देन इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये जो येलो कलर में है ये आपका इलेक्ट्रॉन है, जो कि अभी फ़िलहाल क्या है, आपका रेस्ट मोड पर है। इससे पहले इलेक्ट्रॉन जब आपका रेस्ट पर है, सारी चीज़ें उसमें, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, तो आपका किस तरीके से होगा वो भी मैं लिख देती हूँ। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी आपकी, मोमेंटम जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा hn/c। अब देखिए क्या होगा, जब कोई इंसिडेंट होएगी एक्सरे आपकी इलेक्ट्रॉन पर, तो ये क्या होगी आपकी, कुछ तो आपकी यहाँ पर जो एक्सरे है वो क्या होएगी, स्कैटर्ड होएगी। ये आपकी क्या है, स्कैटर्ड एक्सरे है आपकी, और आपका इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। यहाँ से ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा। अब जो ये है, वैसे तो इंसिडेंट रे आपकी इस तरीके से जानी चाहिए थी, बट अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये दो एंगल बना रहा है, आपका स्ट्रेट जाना चाहिए था, स्ट्रेट तो नहीं गया, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट हुई आपकी एक्सरे, एक्सरे स्कैटर्ड हो गई, और किस एंगल पर, क्यू एंगल पर। और आपका जो इलेक्ट्रॉन था उसने कुछ मोमेंटम लिया अपने अंदर, ठीक है, और वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पर, किस एंगल पर गया है, एफ वाले पे। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ये डायग्राम था कॉम्पटन इफेक्ट का। अब इसके बाद इसके आपके एजम्पशंस लगा लो, या फिर आप ये कह सकते हो वर्किंग लगा लो, किस तरह से काम करती है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें कि हमने क्या लिया है, मोनोक्रोमेटिक बीम ली है एक्सरे की, और वो हमने इंसिडेंट करवाई है आपके कार्बन पर या फिर कुछ अदर लाइट एलिमेंट्स पे। तो आपकी जो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे थी वो क्या हो जाएगी, आपकी स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पर लाइन आपकी क्या हो जाएगी, जैसे इंसिडेंट होएगी, दे गेट स्कैटर्ड, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, यही चीज़ें ऐसे की ऐसे आपको लिखनी है। इसके बाद आपका क्या आता है वो देखो, कि आपकी जो स्कैटर्ड एक्सरे है उनकी क्या होएगी, जो वेवलेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ ज़्यादा होएगी इंसिडेंट रेज से, ठीक है। तो अब इसको मैं एक्सप्रेशंस के फॉर्म में ही लिख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड की वो ज़्यादा होगी किसकी वेवलेंथ से, इंसिडेंट रे की वेवलेंथ से। और यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो आपकी एनर्जी है स्कैटर्ड की वो कम है इंसिडेंट से, इंसिडेंट वाली में आपकी ई ज़्यादा होगी। अगर आप सभी को 2 पॉइंट ये समझ में आ गए हैं तो यहीं से आपका कॉम्पटन इफेक्ट आ जाता है। ये जो आपका वेवलेंथ में इंक्रीज आता है एंड जो डिक्रीज आता है आपका एनर्जी में आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम surface of an object is called Compton
इफेक्ट। ये आपका क्या आ गया, कॉम्पटन इफेक्ट आ गया। अगर इतना सा आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो यानी आपको कॉम्पटन इफेक्ट की जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको समझ आ गया है बाय डायग्रामेटिकली एंड बाय डेफिनेशन। और इसमें क्या बताया गया है कि जो आपके फोटोन है, ठीक है, उनके पास कुछ मोमेंटम था। मोमेंटम उनका क्या था, एच न्यू बाय में सी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फिर ये क्या हुए, फोटॉन्स आपके स्ट्राइक करे किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो जो आपका फोटोन का जो मोमेंटम था जब वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक हुआ तो ये ट्रांसफर किस पे हो गया, इलेक्ट्रॉन पर। फोटोन से किस पर ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन पर। यहां पर लिख रही हूं मैं, ट्रांसफर्ड मोमेंटम ऑफ फोटोन टू इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर आपका जो मोमेंटम है स्कैटर्ड फोटोन का, ठीक है, यहाँ पर तो मोमेंटम क्या है, स्ट्राइक होने से पहले, इंसिडेंट से पहले। पर जब ये यहाँ पर स्ट्राइक हो जाएगा, अपना यहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा, तो आपके जो फोटोन की, ठीक है, आफ्टर जो मोमेंटम है वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख रही हूँ ये। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि अगर हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि इंक्रीज आता है कुछ आपका वेवलेंथ में, किसकी, एक्सरे की। और इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से लिख देती हूँ, चेंज इन लैम्डा, ठीक है, ये क्या है आपका चेंज इन लैम्डा, पहले जो आपका आफ्टरवर्ड्स आया और जो पहले आपका बिफोर था वो, उनका दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 2h बाय में mc के इक्वल है। यहाँ पर ये जो मास है आपका, ये किसका कंसीडर किया गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और मल्टीप्लाई ये किससे होएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनती है। किसके लिए है ये, इंक्रीज इन डेल्टा या फिर चेंज इन डेल्टा जो आपका आता है, अगर हम उस पर कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करते हैं एनर्जी मोमेंटम का, तो आपका इस तरीके से आता है, जिसे हम ये जो ये वाली टर्म है इसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। अब देखिए कॉम्पटन शिफ्ट के बारे में कई सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं। इनमें से सबसे पहला आपका क्या आता है कॉम्पटन इफेक्ट में, कि जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट है, ठीक है, CS लिख रही हूँ, कॉम्पटन इफेक्ट जो है इंडिपेंडेंट है लैम्डा के इंसिडेंट एक्सरे वाली, ठीक है। जो आपको कॉम्पटन शिफ्ट है वो किसके इंडिपेंडेंट है, उस वेवलेंथ के जो कि एक्सरे इंसिडेंट हो। यानी आपके डायग्राम से देखकर बताती हूँ, यानी इस वाली की बात कर रहे हैं। स्कैटर्ड होने के बाद तो डिपेंड होती है आपके कॉम्पटन इफेक्ट में, बट पहले आपका कोई डिपेंडेंस यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आपका क्या आता है, सेकंड पॉइंट में आपको बताती हूँ। जो आपका कॉम्पटन इफेक्ट है ये आपका डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड एज टारगेट। तो जिसमें हमने टारगेट किया है उस मटेरियल के नेचर पर भी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड एज टारगेट। इसके बाद आपका जो इसमें आखिरी पॉइंट आता है वो क्या आता है आपका, वो भी बता देती हूँ। कॉम्पटन शिफ्ट, जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट है वो डिपेंड करता है आपका, अब तो ये जो यहाँ पर थी इंडिपेंडेंस की बात थी, अब यहाँ पर डिपेंड की बात आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये इस एंगल से डिफ्लेक्ट होती है, स्कैटर्ड आपकी एक्सरे है, और ये आपका क्या है, रिकॉयल इलेक्ट्रॉन मोमेंटम। तो इस वाले लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि रिकॉयल वर्ड होता क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। कुछ कुछ आपने रिकॉयल वेलोसिटी भी अगर सुनी हो, ठीक है,
अगर किसी को रिकॉयल वेलोसिटी की भी डेफिनेशन मिल जाती है वो भी बता सकता है, एंड रिकॉयल मोमेंटम की। तो रिकॉयल से रिलेटेड मेरे को आपको 3 चीज़ें बतानी है। रिकॉयल का मतलब, मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, रिकॉयल वेलोसिटी के बारे में, एंड रिकॉयल मोमेंटम के बारे में। तो ये जो मैंने अभी आपको एंगल दिखाए हैं इस पर डिपेंड करता है। और ये थीटा किस किस के बीच में होता है? इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड एक्सरे बीम्स के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ से जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है वो बता देती हूँ। आपका कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, ये जो टर्म है आपकी यहाँ पर, इसे कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। ये किसके इक्वल होती है आपकी? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा के इक्वल, यानी स्कैटर्ड और इंसिडेंट को माइनस कर दो, इज इक्वल टू एच बाय में एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। और आपका ये कहाँ से आया है? ये जो ऊपर आपका ये वाला रिलेशन हमने बनाया है, इसी से हमने इसको थोड़ा सा बस चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, और कुछ नहीं किया है। इसके साथ कुछ आपका थोड़ा सा ऐसा बताते हैं जी कि थीटा की वैल्यू अगर आपकी चेंज होती है तो थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है, थीटा की वैल्यू अगर 90 होती है, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री होती है, तो आपका कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा तो आपका 1 होगा। आपका कॉस थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा आपका 0 होगा। अगर आपका थीटा 180 है और कॉस थीटा की अगर बात करें तो वो क्या होगा? -1। वैसे भी आपको पता होगा कि जो आपका कॉस होता है वो किसके बीच में लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर ये वैल्यूम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आपका जो डेल लैम्डा है, इसके लिए ये वाली चीज़ें यहाँ पर लिख रही हूँ, तो थीटा 0 के लिए आपका क्या होगा? 0। अगर मैं कॉम्पटन शिफ्ट की बात कर रही हूँ तो वो यहाँ पर 90 डिग्री के लिए क्या होगा? एच बाय में एम सी। और अगर मैं 180 डिग्री के लिए बात करती हूँ तो ये क्या आएगा? 2h बाय में एम सी। तो ये आपका सारा का सारा कॉम्पटन इफेक्ट की सारी चीज़ें थी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम कुछ कॉम्पटन शिफ्ट की बात भी करेंगे आपकी, या फिर आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स की बात भी करेंगे। तो बेटा अब यहाँ से आप थोड़ा सा अच्छे से समझना स्टार्ट करें, क्योंकि अब आपका थोड़ा समझने वाला पार्ट आ गया है। पहले जो चीज़ें थी आपके, पहले जो कॉन्सेप्ट थे वो बिल्कुल बच्चों वाले थे, जो कि आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। बट अब जो क्वांटम मैकेनिक्स आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से, वो अच्छे वाली स्टार्ट होगी, जिसको आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जिस पर। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ। अब ओरिजिन कैसे हुआ ये तो आपको पता ही है, मैं आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए थी। ठीक है, पहला रीज़न तो ये था, इसी करके ओरिजिन हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का। सेकंड आपका क्या है कि न्यू थ्योरीज हमें चाहिए थी। न्यू थ्योरीज रिक्वायर थी किस किस के लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है तो हमने बता दिया कि इनके फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए हमें न्यू थ्योरीज की ज़रूरत थी। उसके बाद क्या है कि जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है वो दो जो आपके फंडामेंटल लॉज हैं, दो जो आपके फंडामेंटल लॉज हैं, कौन कौन से? डी ब्रोगली वाला, और जो आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इन दोनों को क्या करता है? मानता ही नहीं, वॉयलेट करता है। आपका जो इसमें फोर्थ आता है पॉइंट, वो क्या आता है कि जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमें किसके बारे में बताती है? वेव पार्टिकल के बारे में, जो कि कैसा है? आपका डुअलिटी नेचर का है। ठीक है, तो आपके डुअलिटी के बारे में बताती है, और किसके बारे में बताती है? प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
instead of well defined orbit proposed by बोहर। तो क्वांटम मैकेनिक्स आपके डुअलिटी, वेव पार्टिकल के डुअलिटी के बारे में भी बताती है और प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताती है, जो कि आपके दूसरे वाली बोहर वाली थ्योरी उसमें सिर्फ ये बताती है, ऑर्बिट के बारे में बताती है। पर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें पता लगता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही उसमें मतलब रिवॉल्व नहीं कर रहा कि एक ही सर्कुलर पाथ है आपका। इंस्टेड वो क्या बताता है कि एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना बनी है, ठीक है, ना कि एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट है आपकी। तो ये चीज हमें किस में बताई गई है? आपके क्वांटम मैकेनिक्स में। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ये वाली लाइन तो सुनी होगी, वो वाली चीज क्वांटम मैकेनिक्स की ही लाइन है आपकी, और ये लाइन आपको आगे बार बार सुनने को मिलेगी। अब इसके बाद क्या आता है कि 1925 में इरविन स्क्रोडिंजर एंड वर्नर हेजनबर्ग ने क्या किया? फॉर्मुलेटेड इंडिपेंडेंटली अ जनरल क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ से 1925 में हमें इरविन स्क्रोडिंजर एंड वर्नर हेजनबर्ग से कुछ क्वांटम थ्योरीज हमें मिली, ठीक है। तो आप आगे स्क्रोडिंजर का नाम तो बहुत बार सुनोगे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो आपका हेजनबर्ग था उसने इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस में बताया, स्क्रोडिंजर जो था उसने पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन की टर्म्स में आपकी जो थ्योरी थी उनको एक्सप्लेन किया था। जो मेन फीचर था इस अप्रोच का वो क्या था? पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जिसे हमने क्या नाम दिया था? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। मैं इसको भी लिख देती हूँ यहाँ पर, जो इसकी मेन फीचर है, मेन फीचर ऑफ दिस अप्रोच। और यहाँ पे अप्रोच की किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। इज पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जिसे हमने क्या नाम दिया है? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक इक्वेशन यहाँ लिखूंगी ना, तो आपको काफ़ी कुछ याद आ जाएगा कि आपकी किस इक्वेशन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर की बात कर रहे हैं। वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन वेव इन एक्स वाई जेड। तो ये इक्वेशन क्या है आपकी? पार्शियल डिफरेंशियल स्क्वायर साई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस सारे कोऑर्डिनेट्स में पार्शियल डिफरेंशियल ले लो, प्लस एक फैक्टर आता है आपका 8 पाई स्क्वायर m बाय में एच स्क्वायर इंटू में e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब आपके लिए एक काम और है, आपको फाइंड आउट करना है कि साई और साई स्क्वायर क्या है। ये दो टर्म आपकी आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साई और साई स्क्वायर को आप सर्च करके आएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय दीज टर्म्स। इसके बाद हमारा क्या आता है? ये चीज़ होने के बाद हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन की बात करते हैं। आपका जो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक था वो यहीं तक था आपका। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन। अब देखिए, जो आपका वेव का जो मोशन है उसको हम किससे अंडरस्टूड कर सकते हैं? आपका यहाँ पर लिख देती हूँ मैं,
थोड़ा सा टॉपिक को समझाने के लिए कि अगर आपको भी मेरे साथ कीप अप करना है, लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिख के देखोगे तो ही आपकी डेरिवेशंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आपका, जो वेव मोशन की हम बात करते हैं, ये हम किससे समझ पाते हैं? SHM। SHM क्या है आपका? सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका। तो आपका जो SHM है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो वेरी करती है रेगुलरली और अटेन करती है डेफिनेट वैल्यूज रेगुलरली विद टाइम डेफिनेट इंटरवल। ठीक है, टाइम यहाँ पर क्या है आपका? डेफिनेट इंटरवल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट भी मैं आपको लिख कर बता देती हूँ कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसमें आपका क्या होता है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि वेरी करती है आपकी रेगुलरली, और क्या करती है ये? अटेन करती है डेफिनेट वैल्यूज, वो भी रेगुलरली विद टाइम। और टाइम आपका क्या होना चाहिए? डेफिनेट इंटरवल्स पर। यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो मैंने डायग्राम बना दिया आपका, ये डायग्राम है। इसमें आपका क्या किया गया है, एक वेव ली गई है, उसका वेव का मोशन स्टडी कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर साई आपका फंक्शन है, आपका वेव फंक्शन। ठीक है, एक्स और टे की आपके एक तरीके से वेरिएबल हो गए यहाँ पर। तो आपका डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं। ये आपका इस तरीके से डिस्टेंस आपका यहाँ पर जैसे 0 है, फिर आपका बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे, और ये आपका डिस्टेंस इस तरीके से बढ़ रहा है, और आपका एक क्या है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ इंटरवल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से इतना, ये फिर इतना, ये फिर इतना, ये फिर इतना, ये आपके ट्रफ और क्रस्ट यहाँ पर बनते जा रहे हैं। इसके बाद ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, आप एक स्ट्रिंग का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग आपकी क्या होगी, पहले तो स्ट्रेट होती है इस तरीके से, अगर उस पर आप क्या करो, वाइब्रेट उसको कर दो। ठीक है, एक तरीके से ऐसे आप उस पर हाथ मार दो तो ये क्या होगी, इस ऐसे 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 आपकी हो जाएगी। वही यहाँ पर चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो ये जो है आपके जो कर्व्स हैं वो क्या होते हैं, जो आप इन कर्व्स की जो डेफिनेशन है वो आपकी क्या होगी, ये वो चीज़ है, शेप एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो ये जो है, जो आपके कर्व हैं, कर्व क्या है आपके, सेम शेप एट रेगुलर इंटरवल्स। इसके बाद क्या है कि जो आपका ये जो यहाँ पर आपका वेव फंक्शन है, साई है आपका, ये क्या है, पीरियोडिक नेचर का है। ये क्या है आपका, आप देखो इनके पॉइंट्स भी बना सकते हो। मैं जस्ट आपके कुछ पॉइंट्स यहीं पर डायग्रामेटिकली उसमें आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि कर्व आपका क्या है, ये चीज़ है। सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, जो आपका साई फंक्शन है, इसका नेचर क्या होता है, आपका पीरियोडिक नेचर होता है, और ये क्या सजेस्ट करता है कि आप इसको किस वे में बता सकते हो, साई की हेल्प से पीरियोडिक नेचर को आप किस उसमें बता सकते हो, एज इन साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो ये इसका मतलब है आपका। अब यहाँ से हम वेव मोशन की बात करते हैं। अब देखिए वेव मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपका किस तरीके से आएगा। ये आपका वेव मोशन है। वेव मोशन में आपका क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर बाय में आपका साई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय में वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर साई बाय में पार्शियल टी स्क्वायर। ये यहाँ पर आपकी वेव मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इस तरीके से आपका क्या होगा, डिफाइन होगा। किसके अकॉर्डिंग डिफाइन है ये आपका, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। इसमें आपका साई फंक्शन किस किस के उसमें है, एक्स और टी के उसमें आपका, तो वही उसी हिसाब से जो वेव का मोशन आएगा वो इस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं।
और ये क्या कहलाती हैं, ये जो वेव्स डिस्क्राइब की गई हैं इस इक्वेशन में, इन्हें बोलते हैं रनिंग वेव्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो, स्टैंडिंग, या इसको स्टेशनरी वेव भी बोल सकते हो। ठीक है, साई एक्स, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो ये आगे फर्दर आपकी कैसे लिखी जा सकती है, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन 2π/λ इंटू में एक्स प्लस बी कोसाइन 2π/λ इंटू में एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। यहाँ पर ये हमने क्या डिफाइन किया, आपका वेव फंक्शन एक्स के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमने डिफाइन किया गया है। अब देखिए हमें वहाँ से क्या पता है, जो आपका डायग्राम था, ठीक है, इस वाले डायग्राम को आप याद रखेंगे या फिर कहीं आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखो। फिर उसके बाद आपको यहाँ से क्या चीज़ करनी है कि आपकी जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आपकी टाइड है कहाँ से कहाँ तक, एक्स से 0 या और आपकी एक्स से ए, सॉरी मैंने यहाँ पर शायद गलत लिखा हुआ है, आपका 0 तो आपका इधर ही आएगा और ये आपका ए है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए तक आएगा आपका, जहाँ पर वो टाइड है। तो ये एरिया हमने आपका बता दिया है कि यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद हमने क्या कहा कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आपकी अभी टाइड तो है, बट आपकी वो क्या है, अभी मोशन पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मोशन है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आने पर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी आपकी साई इज इक्वल टू 0। कहाँ पर, जब आपका x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए होगा आपका। ठीक है, तो आपका साई फंक्शन मोशन वाला क्या आएगा, 0 आएगा। अब यही वाली 0 वाली चीज़ हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। सेकंड इक्वेशन कौन सी आपकी, ये वाली है, तो अब इसमें पुट कर दो आप। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, साई 0 है और ये आपकी लिमिट्स आ गई, तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो करो इसमें पुट, साई तो आपका 0 ही है। ठीक है, साई इज इक्वल टू ए साइन 2π/λ इंटू में 0 प्लस बी कोस 2π/λ इंटू में 0। अब आपका जो साइन वाला है, ठीक है, जो साइन वाली चीज़ है वो आपकी क्या आएगी, 0, और ये वाली आपकी जो कोस 0 वो क्या होता है, 1 होता है आपका। अब ये वाले फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पर b इंटू में 1, तो b आपका क्या आ गया यहाँ से, हेंस b इज इक्वल टू 0 आ गया आपका। तो ये आपकी इक्वेशन में आ गई। अब ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, ये इसको मैंने मान लिया ये थर्ड इक्वेशन है और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, इस b की वैल्यू को हमने ऊपर वाले में बस पुट कर देना है। अगर आप ये वाला काम करोगे तो आपकी इक्वेशन किस तरह से आएगी, सिमिलरली आपकी b की बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो किस तरीके से आएगी, कंडीशंस में लिख देती हूँ पहले। सिमिलरली कंडीशन क्या है आपकी, साई इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू ए, क्योंकि अभी तो हमने जो ऊपर प्रूव किया था वो इसके लिए किया था, अब हम किसके लिए करेंगे, आपका जो प्रूव करेंगे वो इसके लिए करेंगे। तो देखो करो इसको, तो क्या आएगा आपका, 0 इज इक्वल टू ए साइन 2π/λ इंटू में a, ये आएगा आपका यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर आपके जो कॉस वाली टर्म है वो 0 पर चली गई है। ठीक है, तो अब 0 पर क्यों गई है इसका भी आपको पता होना चाहिए, 2π की वजह से गई है। ठीक है, 2π में लैम्डा इंटू में a, तो आप cos 2π की वैल्यू चेक कर लेना कि कैसे आती है, चाहे यहाँ पर कोई भी चीज़ हो, बट जब वो मल्टीपल 2π में आती है तो आपकी cos की वैल्यू क्या होती है वो आप चेक करेंगे, तो आपका यहाँ पर प्लस आपको आंसर पता लग जाएगा जो कि 0 ही आएगा। तो आपका ये यहाँ पर किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया है।
अब आपकी जो कंडीशंस है वो किस तरह से होंगी, उन कंडीशंस को भी मैं बता देती हूँ आपको। कंडीशंस क्या होगी, फर्स्ट अगर ए आपका 0 है तो आपका साई भी 0 होगा फॉर ऑल एक्स। ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल। सेकंड आपकी कंडीशन क्या है, अगर आपका 2 पाई/λ ए इज इक्वल टू एक्स पाई आता है, जहाँ पर आपका क्या है, एक्स जो है 0 और ये इस तरीके से आपके इंटीग्रल पार्ट है, तो ये क्या आएगी, आपकी एक्सेप्टेबल चीज़ आएगी। तो इस तरीके से ये आपकी कंडीशन अप्लाई हो गई है। सो जो आपका साई है वो किसके इक्वल आएगा, ए साइन एक्स पाई ए इंटू में एक्स। ये आपकी यहाँ से क्या आ गई है, साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन आ गई है आपकी। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो देखिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में आपका क्या आता है, पहले इसकी थ्योरी आपको बताती हूँ। तो थ्योरी में आता है कि 1926 में स्क्रोडिंजर आपका जो है उसने क्या बनाया, आपके क्वांटम थ्योरी बनाई, और उसने क्या दिया, आपका वेव इक्वेशन बताई, किसके लिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन वेव का जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट कर सके। इसके बाद क्या आता है कि इसके अंदर जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है बोहर के, बोहर ने क्या दिए थे, आपके क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स दिए थे, उनको हमने क्या किया है, रिप्लेस किया है, रिप्लेस्ड बाय मैथमेटिकल फंक्शन साई से। ठीक है, साई से हमने यहाँ पर आपका चेंज कर दिया है। और आपका साई क्या है, ये तो आप और कोई मुझे बताना है। जब आप बुक में से अच्छे से पढ़ोगे ना तो वहाँ पर सब कुछ बताया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ से देख लो या सर्च कर लो गूगल पर। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। तो यह आपका डायग्राम बना दिया है मैंने। तो यहाँ पर हमने कंसीडर की है एक वेव जो कि प्रोड्यूस्ड हुई है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से, जो कि आपकी दोनों एंड्स पर फिक्स्ड है। अब यहाँ पर हमने क्या लेना है, आपका y जो है एम्पलीट्यूड है इस वेव का, y क्या है, आपका एम्पलीट्यूड है ऑफ वेव का, जो कि x एक्सिस पर है, और यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है, t, और जो आपका v क्या है, आपका v तो आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो आपका ये वाला आ जाता है। अब मोशन ऑफ वेव जो है, अब यहाँ पर हमने आपका जो वो लिया है, एम्पलीट्यूड लिया है, उसके अकॉर्डिंग देखो आपका क्या होएगा, ये भी लिख देती हूँ मैं, आपका मोशन ऑफ वेव जैसे पिछले वाले में किया था ना, वैसे ही लिखना है, आपको समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, यहाँ पर मोशन ऑफ वेव आपका किस तरीके से डिस्क्राइब है, पार्शियल स्क्वायर वाई बाय में पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय में वी स्क्वायर इंटू में पार्शियल स्क्वायर वाई बाय में पार्शियल टी स्क्वायर। ये मोशन ऑफ वेव डिस्क्राइब्ड है इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आपका, वाई आपका एम्पलीट्यूड हो गया, और आपका टी टाइम हो गया आपका, और वी तो वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका क्या किया जाएगा, आपकी हमें यहाँ पर सेपरेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेपरेशन मेथड ऑफ वेरिएबल्स हम अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होता है आपका, y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू में जी टी, ये हमने दूसरी मान ली है, और f और g यहाँ पर क्या है, आपके फंक्शंस है, x और t क्या है आपके यहाँ पर डिस्टेंस एंड टाइम।
तो यहाँ पर आपका एफ एक्स किससे डिनोट होता है? एफ एक्स की वैल्यू आपके ऊपर वाली इक्वेशन में क्या आती है? तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपका a sin 2π/λ इंटू में x आता है आपका। वो वाली जो हमने इक्वेशन करी थी ना आपकी, कौन सी करी थी हमने? टाइम इंडिपेंडेंट वाली, अभी करी थी थोड़ी देर पहले, वहीं से आपका ये वाला एक्सप्रेशन आया था। एक तो ये आपका फंक्शन, और सेकंड आपका जी एक्स फंक्शन जो है वो क्या है आपका? जनरल सोल्यूशन a sin kt प्लस b cos kt, जो कि हमारा टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन होती है। ये दोनों हमने ले ली, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन आपकी 4 बन जाएगी। तो हमने प्रेजेंटली कंसर्न्ड हम किससे हैं? टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट से हैं और आपकी स्टेशनरी वेव से हैं। तो हमारी जो टाइम डिपेंडेंट वाली जो इक्वेशन है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम यूज़ करेंगे, इसी से आके डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए लिखते हैं आपकी। तो जो आपका एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a साइन 2π/λ इंटू में x है, ये आपका फिफ्थ एक्सप्रेशन है जो कि आपका क्या एक्सप्रेस करता है, किस किस को करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हमने ले ली आपकी इंडिपेंडेंट वाली इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है? आपको रिप्लेस करना है y किससे? आपका साई x से। ये तो आपको याद होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है? आपका फंक्शन रख देना है। y आपका कौन सा फंक्शन है? साई x आपका फंक्शन है, इज इक्वल टू आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? कुछ इस तरीके से बन जाएगी। और ये आपकी मैंने यहाँ पर 6th इक्वेशन मान लिया है। जो साई x है आपका, वो यहाँ पर क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एट x एक्सिस। अब यहाँ से हमने क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन नंबर 6 का। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डबल डिफरेंशिएशन, डी लिख दिया मैंने, ऑफ इक्वेशन 6। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 6 का सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा आपका? पार्शियल स्क्वायर साई एक्स बाय में पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व किया हुआ लिख रही हूँ, -4 पाई स्क्वायर बाय में लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2π/λ इंटू में एक्स। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये किस तरीके से बन जाएगा आपका? ये वाली जो टर्म है आपकी, ये क्या है? आपके साई एक्स वाली टर्म है, तो इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जो ये आपकी इक्वेशन आई है, ये 1 डायमेंशन वेव मोशन को डिस्क्राइब करती है, क्योंकि इसमें सिर्फ x वेरिएबल है आपका। अब हमने क्या करना है? हमें एक उसके लिए तो चाहिए नहीं, आपको भी पता है, हमें तो 3D के लिए बात करनी होती है, जिसमें आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z। तो x y z के लिए बात करते हैं, 3D वाले के लिए बात करते हैं। तो पूरी इक्वेशन लिखो, इसको पूरी इक्वेशन आपकी वही आएगी जो हमने पहले भी लिखी थी आपके पिछले वाले टॉपिक में, आपके साइनोसॉइडल वेव फंक्शन के बारे में। ये इस तरह से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सॉरी मैंने पूरा ही सॉल्यूशन करके लिख दिया आपका। ये आपके इस तरीके से आएगी, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 8 कहलाएगी। अब इसमें आपको जस्ट क्या करना है? जो लैम्डा की वैल्यू होती है, लैम्डा की कुछ वैल्यू होती है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि आपका डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, हमने पढ़ा था ना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ा था, उसमें हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई थी? आपके इसके इक्वल आई थी। तो बस यहाँ पर ये इससे रिप्लेस करना है आपको, तो रिप्लेस कर दो और इक्वेशन लिख दो। और
ये आगे आपकी इक्वेशन नंबर 9 आ गई आपकी। इक्वेशन नंबर 9 तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सी बातें हैं, ज़्यादा तो कुछ करा ही नहीं है हमने। जब आप खुद करने बैठोगे ना तो आपको लगेगा नहीं आसान है, एक बार समझ में आया जाए इक्वेशन, फिर उसके बाद इतनी कुछ खास मुश्किल लगती नहीं है। देन हमने क्या करना है इसके बाद, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आपकी लेनी है, जो क्या होती है आपकी हाफ ऑफ mv² होती है। तो इक्वेशन इसकी किस तरीके से होती है आपकी, के ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू आपके किसके इक्वल आती है, ई माइनस वी के इक्वल आती है। और हम इसे क्या कह सकते हैं, mv² इज इक्वल टू 2 ऑफ ई माइनस वी भी बोल सकते हैं। यहाँ से मैंने ये थोड़ा सा सॉल्व करके ये आपका लिख दिया है, ठीक है। हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू ई माइनस वी हो गया। और हम इसको रीअरेंज करके किस तरीके से लिख सकते हैं, mv² तो यहीं रह जो, ये 2 यहाँ पर ले जाओ, तो ये इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको आपकी जो ये वाली चीज़ है आपकी वहाँ पर पुट करनी है। मतलब mv² है आपके पास वहाँ पर पिछले इक्वेशन में, यहाँ पर आपका ये देखिए ये वाला mv² है ना, इसकी जगह आपको बस ये जो आएगी ये वाली चीज़ पुट कर देनी है। तो सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास क्या आएगी, सब्स्टिट्यूट करा तो इक्वेशन मैं लिख देती हूँ आपकी जो आएगी। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन लग रही होगी जो कि आपने पहले भी पढ़ी होगी। इस इक्वेशन को स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बोलते हैं आपकी। अब आपको क्या करना है, बस थोड़ी सी लिटिल रीअरेंजमेंट्स करनी है। वो रीअरेंजमेंट्स आपको किस तरीके से करनी है वो भी देख लो एक बार। यहाँ से आप ये वाला जो फैक्टर है इसको बाहर आप कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो आप ये आपका किस तरीके से आएगा वो लिखती हूँ आपका। ये आपका कॉमन लेने के बाद आएगा, वेट, ये वाला मैं ले लेती हूँ बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये इसी तरीके से आएगा, बट इनके लिए भी तो आपको लेकर चलना पड़ेगा, तो उल्टा लेकर चल रही हूँ, इन्वर्स लेकर चल रही हूँ आपका, ठीक है। ये इस तरीके से ले रही हूँ ताकि आपका ये यहाँ पर इनसे निकल जाए। अब यहाँ पर आपका मैं आपका अभी जनरल लिख रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके देखना तो आप करके देख सकते हैं। यूजुअली ये जिस रिटर्न फॉर्म में लिखी जाती है इस इक्वेशन को रीअरेंजमेंट करके वो लिख रही हूँ आपकी। क्योंकि आपका टाइम काफ़ी हो गया, मैंने अभी देखा लेक्चर का, इतने में तो बच्चों को नींद आ जाएगी। तो आपका क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई आप जब करोगे इस उसमें अगर आप लाना चाहते हो तो आराम से ला सकते हो। अब यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, ये आपका क्या है, आप इसको डेल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो आपका ये फैक्टर डेल स्क्वायर प्लस वी साई ई साई, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब ये आपका जो डेल स्क्वायर है ये क्या होता है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए, लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है आपका। तो ये आपका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और ये जो पूरा होता है आपका ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ये आपका क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो यहाँ पर आपका ये बस टॉपिक ख़त्म हो जाता है, यहीं तक आपको ये करना था। इसके बाद आपका बस एक छोटा छोटा सा काम आता है और कुछ नहीं, आज का हल्का सा छोटा सा आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दूंगी। देखिए 2 चीज़ें हैं आपकी, एक तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन वाला, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है। इसमें एक आपकी एक तरीके से प्रॉपर्टी है, वो क्या है, साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। या फिर हम इसे कैसे कह सकते हैं, जो साई स्क्वायर है यहाँ पर इसको हम साई स्टार और साई डी एक्स को
इक्वल टू 1 रख सकते हैं। ये किसके लिए होती है? ये कंडीशन होती है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन की। अगर किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज बोलना है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? साई स्टार इंटू में साई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से साई स्टार डी एक्स या फिर इसको ये क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पॉइंट एक्स। तो ये चीज़ मैंने आपसे पूछी थी, ये यहाँ पे बताई दी है गलती से, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से आएगा, जो कि आपका नॉर्मलाइज्ड फैक्टर के इक्वल भी आ सकता है। इसको आप यहाँ पर भी इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ से ये आपका नॉर्मलाइजेशन निकालने के काम आता है। तो ये छोटी सी चीज़ है, बस आपको ये पढ़नी है और कुछ नहीं है। एन यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड फैक्टर है, या तो ये नॉर्मलाइज्ड फैक्टर वैसे तो 1 होना चाहिए उसके केस में, बट अगर वो 1 नहीं होता तो वो नॉर्मलाइज्ड फैक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, जिसमें स्क्रोडिंजर इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई अगर कंडीशन को नहीं करती है तो उस केस में क्या होगा? एन के इक्वल रखेंगे। अगर एन को हम यहाँ लेकर जाए तो इस तरीके से आ जाएगी, और ये जो एन है ये अगर हमने दोनों के ऊपर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के ऊपर रूट लगाना पड़ेगा, अलग अलग के लिए अगर करना है तो। यहाँ से आपको क्या पता लगा कि जो 1/√n है वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है या फिर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है आपका। ठीक है, तो वो क्या होगा? इस तरीके से। ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन है। इसके बाद कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी आते हैं। इसी तरीके से कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी में क्या आती है? हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो है आपका अगर साई के साथ लगा हो तो वो किसके इक्वल है? आपका ई साई के इक्वल है। अगर ये कंडीशन आपकी एक्सेप्टेबल है सॉल्यूशन के लिए तो आपका क्या होगा? ये कंडीशन भी होगी। क्या होगी? साई आई यहाँ पर आई कोऑर्डिनेट के साथ ली है और साई जे स्टार वाली ली है, तो ये 0 के इक्वल। ऑर्थोगोनैलिटी में 0 के इक्वल आएगी और नॉर्मलाइजेशन के केस में 1 आएगी। तो ये आपकी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी है, बस और कुछ नहीं है। बस ये आपका इतना सा आपको पढ़ना था। ऐसा आपको पढ़ने के लिए देना था बट फिर भी मैंने करवा दिया है आपको। अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो आप आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन के बारे में देख सकते हैं। और ये तो मैंने आपसे पूछा ही है कि वेव फंक्शन साई क्या होता है। ये क्वेश्चन तो आप सबके लिए है, तो ये तो आपका होमवर्क ही है। अगर किसी को कुछ ना समझ में आए, सर्च ना होए, तो वो यहाँ से पढ़ सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई से। तो यहाँ का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।